हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था द राइज ऑफ नेशनलिज्म के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो एक थोड़ा सा समरी हम लोग देख लेते हैं उसका। जैसे हम लोगों ने ये चित्र के बारे में पढ़ा था कि इस चित्र में क्या क्या दिया गया है। तो चित्र का नाम सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था द ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। ये चित्र का नाम था और उसमें क्या क्या दर्शाया गया था। जैसे इस चित्र के आगे एक ट्रेन मार्च की तरह सब लोग आगे पीछे चले जा रहे हैं। सबसे आगे अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड जो है वो आगे निकल चुके हैं क्योंकि वो अभी तक नेशन राष्ट्र बन चुके हैं। बाकी सभी लोग उसके पीछे पीछे चल रहे हैं एक लंबी कतार में, ठीक है। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर रहे हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हाथों में क्या क्या था? स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हाथों में क्या था? एक टॉर्च था और एक चार्टर एक्ट था, ठीक है। और इसके फार बैकग्राउंड जो था, ये बैकग्राउंड जो होता है फॉरग्राउंड जो होता है उसमें क्या क्या था तो वो दूसरे राष्ट्र जो राजा थे उनके जो क्राउन्स थे टूटे हुए, वो सब सिंबल्स यहाँ पे दर्शाए गए हैं क्योंकि यहाँ पे सिंबल्स जो टूटे हुए थे। और उसके आगे हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सोर्यू का यूटोपियन विजन था वो क्या था, तो उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। सोर्यू का यूटोपियन विजन, ये सब आप लोगों ने पढ़ लिया था। इसके बाद था हम लोग कनेक्ट कर रहे थे जैसे राइज ऑफ नेशनलिज्म के बारे में कि राइज ऑफ नेशनलिज्म क्या है। तो राइज ऑफ नेशनलिज्म के बारे में हमने पढ़ा कि मॉडर्न स्टेट क्या होते हैं और नेशन स्टेट्स क्या होते हैं। तो मॉडर्न स्टेट और नेशन स्टेट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि दुनिया में कैसे परिवर्तन लाया गया, यूरोप में कैसे क्रांति हुई, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद हम लोग ने पढ़ा कि नेशन स्टेट्स क्या होते हैं। नेशन स्टेट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। नेपोलियन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। नेशन स्टेट्स के बारे में, नेपोलियन के बारे में पढ़ लिया था। अब हम लोग को पढ़ना है फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन कि फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन में हम लोग पढ़ेंगे ये एक चित्र के बारे में। आज जो एक चित्र दिया गया आपकी बुक में उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये जो चित्र था इसमें किसके बारे में बताया गया था? तो ये जर्मन एक पत्रकार था जिसका नाम था एंड्रियाज रेवनान। जर्मन पत्रकार था जिसका नाम था रेवमैन या रेवमान भी उसको कहा जाता है। ने 1798 में एक पत्रिका लॉन्च की थी, ठीक है, जर्मन पत्रांक। उसी के कवर पृष्ठ पे ये चित्र बनाया था। द इमेज ऑफ द फ्रेंच बास्टिल बीइंग स्टॉर्म द रिवोल्यूशन क्राउड हैज़ बीन प्लेस्ड नेक्स्ट टू द सिमिलियर फोर्टनिस। उसी तरह जैसे पहले किला निरंकुश राजा का होता था उसी के तहत एक बनाया गया था, ठीक है। इसमें भीड़ को दिखाया गया। निरंकुश जो राजा था उसके गढ़ के चित्र थे इसमें। इस चित्र में जो था डिपॉजिट रूल इन द ग्रीन प्रोविंस ऑफ केजोल, अ कंपेशन ऑफ द इलस्ट्रेशन accompanying of the illustration in the slogan the people must seize their own freedom। लोगों को अपनी आज़ादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए, ये उसके बारे में कहा गया था इस चित्र में। द रेवनान लिव्ड इन द सिटी ऑफ मेंज। रेवनान कहाँ का रहने वाला था? वो मेज नामक शहर का पत्रकार था। इट वॉज द मेंबर ऑफ जर्मन जैकोबिन ग्रुप। यह जैकोबिन ग्रुप का सदस्य भी था। जो वहाँ पे जैकोबिन ग्रुप बनाया गया था उसका वो सदस्य था, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट कि जो ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। फ्रेंच रिवोल्यूशन जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या उद्देश्य थे फ्रेंच रिवोल्यूशन के, क्यों फ्रेंच रिवोल्यूशन होना चाहिए। तो फ्रेंच रिवोल्यूशन का उद्देश्य जो था वो ये था कि जो फ्रेंच रिवोल्यूशन फर्दर डिक्लेयर्ड, जो वहाँ के क्रांतिकारी थे रिवोल्यूशनरीज, उन्होंने डिक्लेयर किया, घोषणा की कि इट वाज द मिशन एंड डेस्टिनी ऑफ द फ्रांस। यह फ्रांस का एक मिशन है या उसकी नियति है टू लिबरेट द पीपल ऑफ द यूरोप के लोगों को आज़ादी दिलाना या निरंकुशता से मुक्त कराना, जो कि फ्रांस का मिशन था। इसीलिए उन्होंने ये रिवोल्यूशन किया था। देखो रिवोल्यूशन करने के लिए भी कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। तो यूरोप के लोग जो थे वो कैसे आज़ाद हुए, तो इसके लिए फ्रांस ने एक क्रांतिकारी संगठन भी बनाया था, ठीक है। यूरोप के लोगों को राष्ट्र बनाने में मदद करेगा फ्रांस। जब ये खबर पूरे शहर में फैल गई कि इकट्ठा होने लगे लोग, दूसरे शब्दों में कि फ्रांस के लोग जब राष्ट्रों को गठित होने में मदद करेगा, फ्रांस की घटनाओं ये पूरे शहर में फैल गई। तो वहाँ के शिक्षित वर्ग जो थे या वहाँ के छात्र थे उन्होंने क्या किया,
ये आके हम लोग पढ़ेंगे। देखो उन्होंने क्या किया, एक जैकोबिन क्लब बनाई। सबसे पहले क्या था, जैकोबिट क्लब, ठीक है। उन्होंने क्या किया, जैकोबिट क्लब की स्थापना करने लगे। उनकी गतिविधियों और अभियानों ने फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार कर दिया, मतलब कि सब जुट गए और फ्रांसीसी जो सैनिक थे ना, फ्रांस के सैनिक, उनके लिए एक रास्ता बन गया। फ्रेंच आर्मी जो थी विच मूव्ड इनटू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ द इटली इन द 1970s। फ्रांस की सेना जो 1970 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड, इटली के बड़े हिस्से में घुस गई। फ्रांस की सेना, क्रांतिकारी युद्ध होने के साथ साथ फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्र के बाद को विचारों में विदेश में भी फैलाने लगी। तो क्या हुआ, आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशनरी वार्स, युद्ध के प्रकोप से, ठीक है। द फ्रेंच आर्मीज बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अबोर्ड, विदेशों में भी अपने आइडिया को फैलाने लगी फ्रांस की सेना। नेपोलियन एंड हिज रोल, क्यों, क्योंकि उसका नेपोलियन का उसका रूल जो था ना, नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशेल क्षेत्र आया, जो भी जितना भी बड़ा क्षेत्र आया नेपोलियन के नियंत्रण में, उसने अनेक सुधार किए। फ्रांस से ही पहले, सबसे पहले उसने कहाँ से स्टार्ट किया था, फ्रांस से ही स्टार्ट किया था उसने। इससे बाद वापस नेपोलियन को दूसरे जगह फैलाता चला गया नेपोलियन। देखो द मेन एम फ्रेंच ऑफ द, व्हाट वाज द मेन एम, पूछता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, मेन एम क्या था। ऑब्जेक्ट तो हम लोग पढ़ा, अब एम क्या था उसका, ये हम लोगों को जानना है। द मेन एम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी amongst the French people by banning the state system। फ्रांस का मुख्य उद्देश्य जो था रेवोल्यूशनरी का, वो था कि संपत्ति को प्रतिबंध लगा करके फ्रांसीसी लोगों के बीच में सामूहिक पहचान की भावना पैदा करना। मतलब क्या था, देखो द एम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज, जो वहाँ के क्रांतिकारी थे ना फ्रांस के, उनका उद्देश्य था कि लोगों में सामूहिक भावना, सेंस ऑफ कलेक्टिविटी आइडेंटिटी, ठीक है, सामूहिक भावना पैदा की जाए, जिससे कि लोग एक साथ रह सकें, ठीक है, और हमें आज़ादी मिल सके। नहीं तो लोग क्या थे, अलग अलग बटे हुए थे, भाषा के रूप में, पैसे के क्षेत्र से आधार पे सब अलग अलग एक दूसरे से बटे हुए थे। तो वहाँ पे क्या हुआ, सभी माप तौल की मुद्रा को एक कर दिया गया ताकि लोग एक दूसरे से वस्तुओं के पूंजी में आवागमन में सहूलियत हो सके। जहाँ जहाँ पर फ्रांस की सेना जीतती चली गई, उसने एक जैसा रूल अपनाया। अब नेक्स्ट है कि नेपोलियन कौन था, ये आप लोगों ने पढ़ लिया है कि नेपोलियन बोनापार्ट क्या था। अब ये पढ़ना है, व्हाट इज़ द नेपोलियन रूल इन फ्रेंच रिवोल्यूशन। जो फ्रांसीसी क्रांति थी ना, उसमें नेपोलियन की भूमिका क्या थी, ये अब आप लोगों को पढ़ना है कि नेपोलियन का जो क्रांति हुई फ्रांस की, वहाँ पे नेपोलियन की मुख्य भूमिका क्या थी। तो देखो, नेपोलियन इंट्रोड्यूस्ड एंड इंक्लूडेड मेनी लॉ सच एज द प्रोटेक्टिव ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी and a uniform system of weight and measure provided by the decimal system. A lot of which measure carried the revolutionary ideas of liberty and modern law to the other part of the Europe। उसने क्या किया, नेपोलियन ने कई स्थानों पर पेश किए और विकसित किया, जैसे कि निजी संपत्तियां जो होती थी उसको अलग अलग करने लगा। संस्थानों को फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रक्रियाएँ जो थी, जैसे जहाँ पे जीतता था सभी मुद्राएं जो क्या थी उसको समान कर दिया, वहाँ पे एक राष्ट्रीय मुद्रा लागू कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें संपत्ति की सुरक्षा मिलने लगी और आवागमन में भी उनको सहूलियत हुई, क्योंकि एक जगह सभी जगह पे एक जैसी मुद्रा हो गई तो वस्तु के पूंजीगत आवागमन में उनको सहूलियत होने लगी। देखो, उसने मेनी लॉ प्रोटेक्शन ऑफ द प्राइवेट सिस्टम एंड वेट ऑफ द, देखो मेजरमेंट प्रोवाइड कर दिया, एक ही मेजरमेंट, ठीक है, और डेसिमल सिस्टम लागू कर दिया, ठीक है, और उपायों की समान प्रणाली। उसने बहुत सारे, देखो, उपायों में स्वतंत्रता और आधुनिक कानूनों के क्रांतिकारी विचारों को यूरोप के अन्य हिस्सों में पहुंचा दिया। जो अपने क्रांतिकारी विचार थे या स्वतंत्रता के प्रति विचार जो थे क्रांतिकारियों के, उसको क्या किया, बहुत बड़े हिस्से में उसने फैलाया। शुरुआत में तो लोग समझते थे कि ये भी उसी तरह है, लेकिन क्या धीरे शुरुआत में इसे बहुत अच्छा लोग समझते थे कि हमें आज़ादी दिला रहे हैं, ठीक है। बाद में उन्हें पता चला कि नहीं, ये भी तो उसी तरह उन्हीं में से एक है, तो बाद में इसका विरोध भी हुआ था। हु वाज द फर्स्ट फ्रेंच रिवोल्यूशन, व्हाट वाज द फ्रेंच रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन क्या था, ये भी हम लोग को जानना है।
कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखो कब स्टार्ट हुआ और कब हुआ, क्या था फ्रांसीसी क्रांति। तो जैसे जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज स्टार्टेड इन 1787, कब स्टार्ट हुआ था? 1787 में स्टार्ट हुआ, एंड इन 1799 और 1799 में समाप्त हो गई थी। ठीक है, वाज अ पीरियड ऑफ सोशल डिस्क्रप्टन, यह सामाजिक व्यवधानों का समय था। दिस पीरियड entirely changed the relationship between the rules and those they governed। ठीक है, इस अवधि में शासकों और उन लोगों के बीच के संबंधों को पूरी तरह से बदल दिया। जैसे जो शासन कर रहे थे और जो वहाँ पे रहने वाले लोग थे, उनके संबंधों को पूरी तरह से उन्होंने बदल दिया इस काल में, जो फ्रांसीसी क्रांति हुई। They governed and to reconstruct the nature of the political power. The period continued in a back and forth between revolutionary and the reaction forces। देखो उसने शासकों के बीच के जो संबंध थे वो पूरी तरह से क्या हुआ, बदल गया। उन्होंने शासन किया जिन पर, उसके साथ लोगों को जो राजनीतिक शक्ति थी और प्रकृति पर पुनर्विचार किया गया। यह अवधि जो है क्रांतिकारी और प्रक्रियावादी ताकतों के बीच में आगे पीछे की प्रक्रिया में जारी है। जिससे क्या हुआ, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब वहाँ पे स्टार्ट हुआ तो नेपोलियन जो आया वहाँ पे उसने क्या राजाओं को हराया, जो वहाँ पे मोनार्की थे उनको हरा दिया, और वहाँ पे क्या है एक नया तोहफा दिया वहाँ के लोगों को। शुरुआत में तो जैसे हॉलैंड और स्विट्जरलैंड था, पहले तो फ्रांस में ही उसने हराया था, तो फ्रांस के बाद जो स्विट्जरलैंड और भी जो राज्य थे उनमें शुरुआत हुआ। तो हॉलैंड और स्विट्जरलैंड के साथ साथ कई शहर जैसे ब्रेल्स, मेंज, मिलान और वारसा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वागत हुआ और तोहफे दिए गए कि उन्होंने हमें क्या किया, मोनार्की से आज़ादी दिलाई। बाद में प्रशासनिक व्यवस्था जो है स्वतंत्रता के भी अच्छा लगने लगा उन्हें कि चलो हमें नहीं, ये सब नहीं करना है, बहुत सारे फ़ायदे मिल रहे हैं। लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि इसके कुछ नुकसान भी हैं। जैसे देखो नेपोलियन जो था उसने एक सेट किया, क्या क्या सेट किए रूल्स, जो रूल्स उन्होंने सेट किया था उसके बारे में देखो। नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोडक्सिंग मेनी ऑफ द रिफॉर्म्स दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस इन द फ्रांस। जो उसने फ्रांस में इंट्रोड्यूस किए थे वो यहाँ पे भी रूल्स उसने लागू करने शुरू कर दिए। जैसे बहुत सारे फ्रांस में पहले ही सुधार कर दिया था और अन्य देशों में जहाँ पर जीतता गया वो सुधार उसने वहाँ पे लागू करना लगा। थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की नेपोलियन हैड नो डाउट। शुरू में तो लोगों को लगा कि हमें फ्रांस के जैसे ही हमें आज़ादी मिल रही है, लेकिन बाद में उन्हें समझ में आया कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि नेपोलियन भी एक क्या है, राजशाही वापस ला रहा है। ठीक है, लोकतंत्र हमारा नष्ट ही कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक राजा को हरा करके नेपोलियन उस पर कर रहा है शासन। वो क्या, बस हमें थोड़ी आज़ादी दे रहा है। डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी इन फ्रांस बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड। डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया इन फ्रांस में, इन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकरप्टेड revolutionary principle in order to make the whole system more relation and efficient। ठीक है, राजशाही वापसी के माध्यम से जो राजशाही वापस आया। ठीक है, नेपोलियन ने निसंदेह वहाँ के फ्रांस के लोग जो थे वहाँ के लोकतंत्र को नष्ट कर दिया, लेकिन उसने प्रशासनिक क्षेत्र में बहुत सारे सुधार किए। ठीक है, और वहाँ के लोगों को क्रांतिकारी सिद्धांतों को शामिल किया, वहाँ के लोगों को तर्कसंगत बनाया, वहाँ के लोगों को और अधिक प्रणाली को विकसित किया। उसने जो सिविल सुधार लाया था उसका नाम था सिविल कोड ऑफ 1804। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग अगली पार्ट में पढ़ेंगे। अब तक के लिए इतना ही।